Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 12th history, theme 13, chapter 13, Mahatma Gandhi and the nationalist movement, civil disobedience and beyond. My dear, in this chapter, today we will try to understand the circumstances in which Gandhiji was success to start to mobilize their movement and campaign between इंडियन पीपुल, भारतीयों के बीच गांधी जी अपने आंदोलन को चलाने में किस तरह से सफल हुए। आज हम इसी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द थ्री campaign which was successfully done by Mr. Gandhi, Champaran, Ahmedabad and Kheda. But the circumstances play a very important role to success Mr. Gandhi. Circumstances क्या थे, परिस्थितियाँ क्या थीं, इन चीज़ों पे यदि बात करें तो हमें क्लियरली दिख जाता है कि उस समय वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व दो धड़े में बटा हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट incident. Second thing is that the national movement entered in the second phase. अब यहाँ के लोग परिपक्व हो चुके थे। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी, महंगाई की मार और साथ ही साथ कांग्रेस के दोनों धड़ों का एक साथ आ जाना, ये सारी चीजें उन परिस्थितियों पे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से गांधीयन मूवमेंट में वो ताकत आई, वो शक्ति आई कि सभी लोग, भारत का प्रत्येक वर्ग गांधीवादी आंदोलनों के प्रति न केवल जागरूक हुआ बल्कि उससे अपने को जोड़ने के बिना न रख सका। हम लोगों ने 1914 टू 1918 के दौरान नई राजनीतिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किस तरीके से न्यू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश हो रहे थे, किस तरीके से कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में आ रही थी, किस तरीके से भारत एक नए चरण में प्रवेश कर रहा था। राष्ट्रवाद शक्तिशाली हो गया था और राष्ट्रवादी युद्ध के बाद महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों की आशा कर रहे थे और अपनी उम्मीदों पर विश्व युद्ध के बाद पानी फिर जाने के कारण वे काफी हताश और निराश थे। युद्ध के बाद के वर्षों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति भी बदतर हो गई। पहले वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई और बाद में आर्थिक मंदी, डिप्रेशन आया। ये सारी परिस्थितियां जो तैयार विदेशी माल का आयात बंद हो जाने के कारण भारतीय उद्योग युद्ध के दौरान खूब फले फूले। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन से भारत सामान नहीं आ पा रहा था, इंपोर्ट नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप होने का पूरा पूरा फायदा मिला, चांस मिला। युद्ध के बाद उन्हें घाटों तथा कारखाना बंदी का सामना करना पड़ा। भारतीय उद्योगपतियों ने ऊंची दरों पर आयातित माल पर सीमा शुल्क तथा सरकारी सहायता के जरिए अपने उद्योगों का संरक्षण चाहा। उन्हें एहसास हुआ कि एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी और स्वतंत्र भारत के जरिए ही ये दोनों चीजें संभव है। उस समय मजदूरों को बेरोजगारी और ऊंची कीमतों का सामना भी करना पड़ रहा था तथा वे अत्यंत गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। राष्ट्रवादी आंदोलनों में सक्रिय रूप से ऐसे लोग जो इन परिस्थितियों से जूझ रहे थे वो आंदोलन में आ गए। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में लड़ी गई ये विश्व युद्ध की लड़ाइयाँ और इसके बाद उसमें विजय के बाद
लौटे भारतीय सैनिकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आत्मविश्वास जगाया तथा दुनिया संबंधी अपनी जानकारी से लोगों को परिचित कराया। कृषक वर्ग, पीजेंट्री क्लास में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा ऊंचे कर, रेवेन्यू टैक्स के भार से पूरा पीजेंट्री क्लास करा रहा था। यह प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई उसका नेतृत्व प्रदान करे। अर्बन एरिया के जो लिटरेट भारतीय थे, शिक्षित भारतीयों की बढ़ती हुई बेरोजगारी का सामना उनको करना पड़ रहा था। इस प्रकार भारतीय समाज में सभी हिस्से में आर्थिक मुसीबतें आ चुकी थी। समाज का हर वर्ग, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, हर वर्ग अपनी अपनी परेशानियों से पीड़ित था। हर वर्ग को ऐसा लगता था कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, जो अंग्रेजों के खिलाफ हमें नेतृत्व प्रदान करे। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात भी राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के लिए अनुकूल थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, युद्ध ने सारे एशिया और अफ्रीका में नेशनलिज्म को भारी प्रोत्साहित किया। अपने युद्ध संबंधी प्रयासों के लिए जन समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान ने संसार के सभी देशों में डेमोक्रेसी और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग लाने का वचन दिया। अगर अपने विजय के बाद उन्होंने उपनिवेश व्यवस्था खत्म करने की में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो वहां के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति आक्रामक हुए। उनके प्रति उनके मन में असंतोष व्याप्त हुआ। इसके विपरीत पेरिस शांति सम्मेलन तथा विभिन्न शांति समझौतों में युद्धकालीन वादों को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया। वादों को भुला ही नहीं दिया गया, बल्कि विश्वासघात भी किया गया। पराजित शक्तियां जर्मनी और तुर्की के अफ्रीकी और पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया स्थित उपनिवेशों को विजयी शक्तियों ने अपने हाथों में पाट लिया। एशिया और अफ्रीका की जनता की आशाएं एकाएक ही घोर निराशा में बदल गई। एक तरफ ये लोग जो सोच रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेशों से उनको मुक्ति मिलेगी, लेकिन युद्ध के बाद परिस्थितियां एकदम विपरीत थीं। जर्मनी और तुर्की की सभी उपनिवेशों पे इन मित्र राष्ट्रों ने उनके उपनिवेशों में बंदरबाट की और इससे लोगों के मन में असंतोष व्याप्त हो गया। लोग घोर निराशा और अपमान महसूस कर रहे थे। जुझारू भ्रमजाल से मुक्त राष्ट्रवाद की लहरें उठने लगी। विश्व युद्ध का एक और मुख्य परिणाम हुआ गोरों की प्रतिष्ठा में कमी। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इस बात को प्रूव किया कि अंग्रेज कभी हारेंगे नहीं, कभी हारते नहीं। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में काफी कमी आई। अपने साम्राज्यवाद के आरंभ में ही यूरोपीय शक्तियों ने अपने आधिपत्य बनाए रखने के लिए जाति और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना को प्रयोग किया। खूब अच्छे से इसका प्रयोग किया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। परंतु लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ घोर प्रचार किया और प्रचार के द्वारा उनमें से प्रत्येक अपने विरोधी के बर्बर तथा असभ्य पूर्ण औपनिवेशिक कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। स्वभावतः उपनिवेशों की जनता की प्रवृत्ति दोनों पक्षों के प्रचार को सही मानने की नहीं थी। फिर भी भारत के लोग अंग्रेजों की श्रेष्ठता से भयभीत होना छोड़ने लगे। माय डियर, युद्ध ने इस भ्रमजाल को भी नष्ट किया कि अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ हैं, अंग्रेज उदात्त हैं, अंग्रेज बेस्ट हैं इन ऑल ह्यूमन एथनिक ग्रुप्स में। इस बात के मिथक को भी तोड़ा कि अंग्रेज कभी पराजित नहीं होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने काफी कुछ स्पष्ट किया। यद्यपि इस विश्व युद्ध में अंततः अंग्रेज विजयी हुए,
लेकिन उन्हें कई मोर्चों पे मुंह की खानी पड़ी थी। ये बात भारतीय सिपाहियों ने खुद महसूस किया था। उस समय के एलिट क्लास के लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने भी न्यूज़पेपरों के माध्यम से महसूस किया था। राष्ट्रीय आंदोलन की रशियन रिवॉल्यूशन ने लोगों को काफी प्रोत्साहित किया। व्लादिमीर इलिच लेनिन के नेतृत्व में 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी ने रूस में जारशाही का तख्ता पलट दिया और संसार के इतिहास में प्रथम समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट, सोवियत संघ की स्थापना की। सोवियत यूनियन स्थापित हुआ। सोवियत यूनियन की स्थापना की घोषणा की गई। नए सोवियत एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन तथा एशिया के अन्य भागों में अपने साम्राज्यवादी अधिकारों को त्याग कर एशिया के जार के पुराने उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार देकर और अपनी सीमाओं के अंदर रहने वाले उन एशियाई जनगणों को, देशों को बराबर का दर्जा देकर उन्हें पूर्ववर्ती शासन के निकृष्ट तथा विजित मानकर सताया था। उपनिवेशों में एक नया जोश भर दिया। उन कॉलोनी जो कभी ब्रिटिश ताकतों के हाथों में थी, रूस ने उन्हें न केवल स्वतंत्र किया बल्कि उन्हें उनके अंदर भी इस तरह की भावना, राष्ट्रवाद की भावना भरने का काम किया। रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ, निश्चित रूप से एक ऐसा स्टेप था जो पूरे विश्व को झंझोड़ के रख दिया। भारतीय जनमानस, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन भी रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित हुआ। ये वही दौर था जब भारत में द्वितीय फेज की क्रांतिकारी मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अब भारत स्वतंत्र होने के लिए तैयार बैठा था। बदलाव, परिवर्तन निश्चित रूप से सभी को प्रोत्साहित कर रहा था। आम जनता ने न केवल अत्यंत निरंकुश तथा सैनिक दृष्टि से एक अत्यंत शक्तिशाली शासन, ताकतवर जारशाही सरकार को उखाड़ फेंका रूस में, बल्कि उसके बाद क्रांति के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान के हस्तक्षेप को भी नाकाम बना दिया। अगर रूसी जार को धराशायी किया जा सकता था तो कोई भी शासन अजेय नहीं हो सकता। अगर निहत्थे किसान और मजदूर अपने देसी निरंकुश शासकों के खिलाफ क्रांति ला सकते थे तो गुलाम राष्ट्रों की जनता भी हताश होने की इनको भी जरूरत नहीं थी। ये लोग भी परिवर्तन लाने में सक्षम थे। वह भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकती थी, मगर शर्त यह थी कि वह भी रूसी जितना या रूसी जनता की तरह ही एकजुट, सुसंगठित और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के वास्ते दृढ़ प्रतिज्ञ हो। इस प्रकार रूसी क्रांति ने लोगों में आत्मविश्वास भर दिया और राष्ट्रीय आंदोलनों ने नेताओं को बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को यह बता दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन तभी सफल होगी जब इसमें जनता की शक्ति समाहित हो जाए। उदाहरण के लिए बिपिन चंद्र पाल ने 1919 में लिखा कि आम जर्मन सैन्यवाद के पतन और जार के निरंकुश तंत्र के विध्वंस के बाद सारे संसार में एक नई शक्ति विकसित हुई। यह है अपने न्यायोचित अधिकारों, अधिक समृद्ध और तथाकथित उच्चतर वर्गों द्वारा बिना शोषित और सताए गए स्वतंत्रता तथा सुख के लिए सुख से रहने का अधिकार। इसको बचाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ जनता की शक्ति। बिपिन चंद्र पाल ने इन शब्दों को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा कि आज का विश्व, आज जर्मन सैन्यवाद का पतन हो चुका है, आज रूस में जारशाही समाप्त हो चुकी है और ये सब सिर्फ और सिर्फ उस देश की जनता की दृढ़ प्रतिज्ञता और अत्याचारपूर्ण शासनों का मुखर विरोध ही था। कोई भी देश अपने को स्वतंत्र कर सकता है, कोई भी देश अपने को एक व्यवस्थित फॉर्म में ला सकता है यदि वो अत्याचारों के खिलाफ वहां की जनता सुसंगठित, सुव्यवस्थित और स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो जाए। युद्ध के बाद राष्ट्रवादी आंदोलनों ने शेष एफ्रो एशियाई संसार को भी उद्वेलित किया। उसने भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। राष्ट्रवाद न सिर्फ भारत में बल्कि तुर्की, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया
कि अरब देशों ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, इंडोचीन, फिलीपींस, चीन और कोरिया भी इससे अछूते नहीं रहे। यहाँ भी राष्ट्रवादी मूवमेंट तेजी से चला। राष्ट्रवादी तथा सरकार विरोधी भावनाओं की उठती हुई लहर को देख के सरकार ने एक बार फिर रियायतों और दमन की नीति अपनाई। एक बार फिर अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चाल खेली और अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लॉन्च कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था? 1919 भारत के मंत्री इंडियन मिनिस्टर एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1918 में संवैधानिक सुधारों, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की अपनी परियोजना प्रस्तुत की। एक नया प्लान ले आए वो, जिसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिलों का विस्तार किया गया तथा उनके बहुसंख्यक सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था की गई, उनके इलेक्शन की व्यवस्था की गई। डायरकी शासन, द्वैत शासन की प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। इस प्रणाली के तहत कुछ विषयों जैसे वित्त, फिनांस, लॉ एंड ऑर्डर और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट को छोड़ के जो सीधे गवर्नर के नियंत्रण में रहे। इसके अलावा सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वायत्त शासन जैसे विषयों को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया और इस पे भारतीयों को अधिकार दिए गए। निश्चित रूप से एक लोक लुभावन प्रयास था अंग्रेजों का। निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं भारतीयों को प्रभावित भी कर रही थी, मॉडरेट वर्ग को स्पेशली। विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधिकार में दे दिया गया। जो मंत्री जिनकी उत्तरदायित्व इसके लिए उत्तरदायित्व उनको प्रदान किया गया था, वो मुख्यतः भारतीय थे। कहने का सेंस ये है कि सुरक्षा, फिनांस, संचार, इन चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के और कुछ रिजर्व विषयों को लेके, विदेशी मामले, इन चीज़ों को अपने हाथ में लेके भारतीयों को स्थानीय सुशासन, स्थानीय शिक्षा, स्थानीय स्वास्थ्य जैसे अधिकार भारतीयों को शासन करने के लिए दे दिया गया। इसका यह भी मतलब नहीं था, या हम इसको ऐसे शब्द में कहें कि इसका यह भी मतलब था, यद्यपि कुछ खर्च वाले विभागों को हस्तांतरित कर दिया गया, तथापि गवर्नर को फिनांस के ऊपर पूरा नियंत्रण बना रहा। इसके अलावा गवर्नर अपने मंत्रियों के निर्णयों को किसी भी ऐसे कारण से जिसे वो विशेष समझे उसको रद्द कर सकता था। केंद्र स्तर पर विधानमंडल के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। निचले सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया, जिसके कुल 144 मेंबर्स थे। अब 144 मेंबर्स में से 41 नॉमिनेट किए जाने वाले थे, जबकि उसके अलावा बाकी लोग इलेक्टेड थे। ऊपर के सदन काउंसिल ऑफ स्टेट में 26 को नॉमिनेट किया जाता था और 34 इलेक्टेड मेंबर की व्यवस्था की गई। इट मीन्स 2 सदन, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट, 2 सदन बनाए गए। लेजिस्लेटिव असेंबली में 144 मेंबर, जिसमें 41 नॉमिनेट, और काउंसिल ऑफ स्टेट में 26 नॉमिनेट और 34 इलेक्टेड। तो इस तरह ये 2 डायरकी सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया। विधानमंडल का गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरी ओर केंद्रीय सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण था। इसके अलावा मतदान के अधिकार को काफी सीमित कर दिया गया। 1920 में निचले सदन के मतदाताओं की कुल संख्या केवल 9,09,874 थी तथा ऊपरी सदन के लिए मतदाताओं की कुल संख्या 70,364। दैट अमाउंट इज वेरी लिमिट। उस समय भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वोटिंग राइट्स काफ़ी कम लोगों को दिया गया। फिलहाल यह व्यवस्था लागू कर दी गई।
मगर भारतीय राष्ट्रवादी ऐसे रुक रुक कर दी जाने वाली रियायतों से काफ़ी आगे निकल चुके थे। राष्ट्रवाद अगले चरण में प्रवेश कर चुका था और अब इन छोटे छोटे लाभों से सिर्फ भारतीयों को नहीं बहलाया और फुसलाया जा सकता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1918 में सुधार संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए हसन इमाम की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का सेशन बंबई में हुआ। अधिवेशन में निराशाजनक और असंतोषप्रद कहकर इन सुधारों की निंदा की गई। उससे प्रस्ताव सुधारों के बदले प्रभावकारी स्वराज्य की मांग की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कुछ वयोवृद्ध कांग्रेस नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने इसी समय कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने बंबई अधिवेशन में भाग लेने से इनकार कर दिया, जहां वे महत्वहीन अल्पमत में होते। उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। वे लिबरल उदारवादियों के नाम से जाने गए और इसके लिए भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका बहुत गौड़ रही। माय डियर, यहाँ से आपका पूरा मूवमेंट टर्न लेता है। यहाँ से राष्ट्रवादी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश करता है। यहाँ से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में एक ऐसा नेता या एक ऐसे नेता का आगमन होता है जिसने भारत के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा बदल दी। कहने को हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों ने काफ़ी कुछ बदला। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को हम अगर सामान्य भाषा में समझें तो मैं एक बार आपको फिर इसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 20 अगस्त 1917 को शुरू किया गया। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 1917 का टाइम था। इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1917 में निम्न सदन में पढ़ा गया था, जिसको मॉन्टेग्यू ने तैयार किया, और इस सुधार ने, इस रिफॉर्म ने, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा गया, ब्रिटेन की कॉमन सभा में इसको पढ़ा गया। इस सुधार में भारतीयों को कुछ अधिकार देने की बात की गई थी। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस अधिवेशन 1918 में जो हुआ था बंबई में, जिसकी अध्यक्षता इमाम हसन कर रहे थे, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि हम इस आंदोलन का विरोध करेंगे, हम इस सुधार को स्वीकार नहीं करेंगे। ये केवल एक तरीके से हमें दी गई छोटी सी छूट है, इसलिए इसका विरोध किया गया। परंतु कुछ लिबरल्स नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन ऊषाकाल की संज्ञा दी। अब कांग्रेस निश्चित रूप से एक नए धड़े में बदल रहा था, बट रहा था, ऐसे कहें तो बेटर है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक नया धड़ा बना। उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग और नेशनल लिबरल लीग का गठन, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी हो गया। 1907 में कांग्रेस के अंदर पहला विभाजन हुआ था, जो 1915 में एक बार फिर एक साथ यूनाइट हुए, और 1980 तक आते आते कांग्रेस का दूसरा विभाजन हमें दिखाई देता है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को लेकर के। 17 अगस्त 1918 में 17 अगस्त 1918 को ये टाइम पीरियड था जब कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ। 17 अगस्त 1918 ये टाइम पीरियड एक ऐसा पीरियड था जब ये तय कर दिया गया कि लिबरल एक तरफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, तो दूसरी तरफ जो
एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच के लोग थे, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग थे, उन लोगों ने मांटेग्यू घोषणा पत्र को सिरे से खारिज कर दिया। यहां से एक फिर कांग्रेस के अंदर दो फाड़ आ जाती है। मांटेग्यू घोषणा पत्र क्या है, इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।